नमस्कार छात्रों। हिंदी की सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा टर्म 2 की 18 मई को है और उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही सब्जेक्टिव जो प्रश्न हैं विशेष और चैप्टर बेस्ड सभी चैप्टर्स के जो सेकंड टर्म में आ रहे हैं उन चैप्टर्स का हमने एक ये वीडियो आज आपके सामने लेके आ रहे हैं। पुनः आप सबका इजी हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन है और आप इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे कि अधिक से अधिक छात्र जो है इससे लाभान्वित हों। और अवश्य ही अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और अपने मित्रों को शेयर करते हैं तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें सेकेंड टर्म में जो विशेष जितने भी पार्ट आ रहे हैं उनके प्रश्नोत्तर यहाँ पर जो विशेष प्रश्नोत्तर हैं वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो बिना देरी किए है चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सेकेंड टर्म में जो मुख्य पाठ हैं उसमें है झैन की देन, कारतूस, पर्वत प्रदेश में पावस, मनुष्यता और कर चले हम फिदा। ये स्पर्श के 6 चैप्टर हैं और 3 चैप्टर जो उसमें से संचयन में आएंगे वो हैं। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे स्पर्श के इन 6 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने की पूरी संभावनाएं हैं परीक्षा में। चलते हैं। सबसे पहला झैन की देन वाला चैप्टर, उसके कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ पर उसकी चर्चा हम करते हैं। अगर आप देखते हैं तो जापान में कौन से रोग अधिक होते हैं और उसका कारण क्या है। एक बात आप जरूर ध्यान रखें, मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि सीबीएसई की जो हिंदी का प्रश्न पत्र आता है दे विल नॉट आस्क द सेम क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे होते हैं। दे विल चेंज द लैंग्वेज एंड देन दे विल आस्क द क्वेश्चंस। तो वो प्रश्न क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको घुमा करके या उसको चिंतनात्मक या थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग का प्रश्न बना करके फिर पूछते हैं। तो कई बार प्रश्न वही होता है लेकिन उसकी भाषा जो है वो बदल चुकी होती है परीक्षक के द्वारा, तो बच्चे वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए तरीका यह है कि जब आप एक एक चैप्टर उठाएं, उनके एक एक प्रश्न के और क्या प्रश्न बन सकते हैं उसकी प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए। अब जैसे ये प्रश्न है जापान में कौन से रोग अधिक होते हैं उसका कारण क्या है, इसको अगर मुझे घुमा के पूछना है तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि जापान में अधिक रोग होने के कारणों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कीजिए, या इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो जापान में कौन से रोग अधिक होते हैं आप सबको पता है, चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसकी बात दी हुई है। मानसिक रोग अधिक होते हैं। क्यों होते हैं उसका कारण है कि जापान के लोग 30 दिन का काम एक दिन में पूरा करना चाहते हैं। अमेरिका से उनकी प्रतिस्पर्धा है और उन्होंने अपने दिमाग में स्पीड का इंजन लगा रखा है जिसके कारण से वे अधिक तनाव में रहते हैं। तो ये पॉइंट जो है जब आप इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो डेफिनेटली आप इसको कवर करेंगे। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो व्यक्ति भूत और भविष्य के बारे में सोचता है वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आपके अनुसार सुख शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। पाठ झैन की देन के आधार से उत्तर लिखिए। देखिए अभी अगर आप देखेंगे तो जो सेकेंड टर्म के सीबीएसई ने सैंपल पेपर अपलोड किया है उसमें उन्होंने कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं कि मल्लिका जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है, वह दिन रात बहुत मेहनत करती है और अपनी कंपनी को आगे ले जाने का विचार रखती है जिसके कारण से वो तनाव में रहती है। आपने जब झैन की देन चैप्टर पढ़ा है उसके आधार से मल्लिका के लिए कोई समाधान या वो बताइए। तो इस तरह का प्रश्न जो है वो सैंपल पेपर में दिया हुआ है, तो उसको आप इसी तरह से चैप्टर्स का थोरोली रीड करें और उनके कॉन्सेप्ट को समझें, तभी आप इस तरह के प्रश्नों के जवाब अच्छे से दे पाएंगे और आपको पूरे अंक वहाँ मिल सकते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति भूत और भविष्य के बारे में सोचता है वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। आपके अनुसार सुख शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए। पाठ झैन की देन के आधार से उत्तर लिखिए। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट पैराग्राफ में ये लेखक कहता है कि भूतकाल और भविष्यकाल मिथ्या है। मिथ्या का मतलब क्या है, झूठे हैं, है ना, झूठे की चर्चा आई है, मिथ्या है। और हमें वर्तमान काल के बारे में ही सोचना चाहिए क्योंकि वही सत्य है, वो हमारे हाथ में है। तो इस बात को लेकर के फिर आप ये बात जो है वो जरूर इस प्रश्न के उत्तर में
आनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? जहां चाय पिलाई जाती है उसकी क्या विशेषताएं हैं, लिखिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टी सेरेमनी की क्या विशेषता है? एक तो विधि को क्या कहते हैं, तो चा नो यू, ये 3 लेटर्स जो हैं वो आप याद कर लें। और जहां चाय पिलाई जाती है वह एक 6 मंजिली इमारत थी, उसके बाहर एक मिट्टी का बेढप सा बर्तन रखा हुआ था। लेखक वहां हाथ पैर धो करके फिर अंदर जाते हैं और वहां एक पर्णकुटी बनी हुई थी। उस पर्णकुटी में 3 लोगों से ज़्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था और वहां पर शांति मुख्य बात है। ये पॉइंट जो मैंने बोले हैं वे सब आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर में गर्भित होने चाहिए, आने चाहिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, चाय पीने के बाद लेखक को कैसा अनुभव हुआ, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ आप लिखेंगे, चाय पीने के बाद लेखक को ऐसा लगा जैसे कि भूत और भविष्य काल उड़ गए हैं और वह वर्तमान काल में जी रहा है और वह वर्तमान काल उसे अनंत काल जितना बड़ा लग रहा है। इस तरह लेखक वर्तमान में जी करके अपने आप को बहुत ही आनंदित अनुभव कर रहा था। ये जो है चौथे प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। प्रश्न 5वां है, लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। तो यही बात जो हम अभी ऊपर सेकंड प्रश्न में जो करके आए वो दोनों लगभग सेम है, लैंग्वेज चेंज है लेकिन प्रश्न सेम है। और इसका उत्तर वही है कि लेखक के अनुसार भूतकाल और भविष्यकाल मिथ्या है, वर्तमान काल ही सत्य है, वह हमारे हाथ में है और हमें वर्तमान काल में जीने की प्रेरणा लेखक ने इस पाठ में और यहाँ पर दी है। चलिए, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कारतूस एकांकी है। और सैंपल पेपर में आप देखेंगे तो कर चले हम फिदा और कारतूस एकांकी का तुलनात्मक अध्ययन करने की का प्रश्न दिया हुआ है। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि 2 चैप्टर्स की तुलनात्मक अध्ययन या उससे संबंधित कोई बात जो है वो आ सकती है। तो यहाँ पर देखें, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया था, कारण सहित उत्तर लिखिए। तो आप सबको पता है कि वजीर अली को कंपनी ने उसके पद से हटा करके, अवध के तख्त से हटा करके बनारस भेज दिया था और 2 लाख रुपये सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया था। उसके बाद कुछ दिनों बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बंगाल से बनारस से कलकत्ता जाने के लिए कहा। तो वजीर अली जो है उसकी शिकायत लेकर के बनारस के वकील के पास पहुंचा कि गवर्नर जनरल मुझे कलकत्ता क्यों तलब कर रहा है। वकील ने वजीर अली की बात तो नहीं सुनी, उसे और उल्टा बुरा भला कहने लगा, जिससे वजीर अली के दिल में अंग्रेजों के विरुद्ध नफरत तो पहले से ही भरी हुई थी। उसने अपना खंजर निकाला और वकील का काम तमाम कर दिया। ये प्रॉपर आंसर है जो आप सब लिखेंगे अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो। प्रश्न दूसरा है, अफगानिस्तान के बादशाह को भारत पर आक्रमण के लिए किस किसने बुलाया था, इसके कारणों का उल्लेख करते हुए अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो दक्षिण में मैसूर के राजा या सम्राट टीपू सुल्तान ने अफगानिस्तान के बादशाह शाहजहां को बुलाया, फिर वजीर अली ने बुलाया और बंगाल के नवाब शमशुद्दौला ने भी अफगानिस्तान के राजा को बुलाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। क्योंकि ये तीनों राजा जो थे वो बड़े उनके पास उतनी शक्ति नहीं थी, तो शक्ति बढ़ाने के लिए ही अफगानिस्तान के राजा को बुलाया था ताकि अंग्रेजों से लड़ाई कर सकें और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ सकें, इसलिए। तो ये बात आप यहाँ पर लिखेंगे। इसका बदला रूप जो है वो ये आ सकता है कि कर्नल ने ये बात क्यों कही कि सारे हिंदुस्तान में कंपनी के विरोध में लहर दौड़ गई है। तो उसके इस प्रश्न का और मतलब दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, वही आप उसका लिखेंगे। मुट्ठी भर आदमी और इतना दमखम, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। कई बार प्रश्न जो है आशय स्पष्ट करने वाले भी आते हैं, तो कहीं कविता का की पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए या इस तरह से आता है। तो आप प्रश्न से ही, एक तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि अगर अच्छे नंबर आपको चाहिए हैं तो क्वेश्चन से ही आंसर स्टार्ट करें। जैसे मुट्ठी भर आदमी और इतना दमखम, इस कथन का आशय यह है कि, फिर देन यू कैन राइट योर आंसर। सो इट्स वेरी इजी, बिकॉज अगर आप कहीं स्पेलिंग एरर करते हैं तो एक लाइन तो आप क्वेश्चन पेपर से ही देख के शुद्ध लिख पाएंगे और आप कम से कम गलतियों में या न के बराबर गलती करके यू विल गेट द फुल मार्क्स।
मुट्ठी भर आदमी और इतना दमखम, इस कथन का आशय यह है कि वजीर अली और उसके जो साथी थे वो बहुत कम थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आ रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने गोरखपुर के जंगलों में बहुत बड़ा खेमा लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी वे उन्हें पकड़, हफ्तों से खेमा लगाया हुआ था लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। तो वजीर अली की ताकत और हिम्मत को देखकर प्रभावित होकर के ही ये बात कही गई है। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई? ये प्रश्न मैंने आपको पहले ही कहा कि सेम है, कि इसमें आप यही बताएंगे कि अफगानिस्तान के राजा को 3 अलग अलग राज्यों के शासकों ने उनको भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था, बुलाया था। इस कारण से लेफ्टिनेंट को लग रहा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में पूरे भारत में लहर दौड़ी हुई है। सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? मकसद मतलब उद्देश्य, मोटिव। तो सादत अली एक ऐशो आराम पसंद व्यक्ति था। उसने अंग्रेजों को या ब्रिटिश सरकार को 10 लाख रुपए दे दिए थे, अपनी कुछ जायदाद दे दी थी, जिससे अंग्रेज उसके इस रवैये से बहुत खुश थे। और इसलिए जो है वो कर्नल जो ये चाहता था कि सादत अली अगर अवध का राजा बन जाए तो वे उससे ज़्यादा धन या उससे जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह ले सके, लूट सके, रख सके। तो ये उनका मेन उद्देश्य था, जिसके कारण से ही सादत अली को वे शासक बनाना चाहते थे। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट कीजिए? वे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाबाज सिपाही का क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो कोई और भी क्वेश्चन आते हैं तो देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। सो आप लिखें कि वजीर अली जाबाज सिपाही था। उसके आप 2-3 पॉइंट आप बता सकते हैं। एक तो उसने कंपनी के वकील का कत्ल उसके घर में ही जाके किया था। दूसरा, हफ्तों से वह ब्रिटिश सरकार की पकड़ में नहीं आ रहा था। तीसरा कि वह कर्नल के खेमे में पहुंच जाता है, कर्नल से कारतूस ले लेता है, अपना सही नाम भी बता देता है। तो उसके इस कारनामों को देखकर हम कह सकते हैं कि वह एक जाबाज सिपाही था। सो इस तरह से आप इसकी तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अच्छे से जो है वो परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। पर्वत प्रदेश में पावस बहुत ही अच्छी कविता है सुमित्रा नंदन पंत जी की, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। 2-3 साल पहले बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें ये बात लिखें कि सुमित्रा नंदन पंत एक छायावादी कवि हैं। जो मैं प्रश्न दूसरे की चर्चा कर रहा हूं, छायावादी कवि हैं। और छायावादी कवियों की विशेषता होती है कि वे प्राकृतिक वस्तुओं में मनुष्यों की कल्पना करके, मानवीकरण करके कविताएं लिखते हैं। और सुमित्रा नंदन पंत को भी कविताओं से, प्रकृति से बहुत प्रेम था। उन्होंने पर्वत प्रदेश में पावस कविता में भी प्रकृति का बहुत सुरम्य और सौंदर्य बिखेरा है। और इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि वे प्रकृति के सुकुमार कवि थे। और भी 1-2 पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इस तरह से आप इस प्रश्न का, प्रश्न नंबर 2 का जवाब अच्छे से आप लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड आया है मेखलाकार पर्वत अपार। तो मेखलाकार शब्द का क्या प्रयोग है और ये किसके लिए किया गया है? तो मेखलाकार का मतलब है करधनी के आकार का। महिलाएं अपने कमर में एक कमरबंद बांधती हैं सोने का, एक तरह का वो जेवर होता है। तो वो राउंड शेप लिए हुए होता है, गोलाकार होता है। उसी तरह जो पहाड़ थे वो भी गोलाकार थे, ऊंचे ऊंचे थे, जिसके कारण कवि ने पहाड़ों के लिए मेखलाकार शब्द का प्रयोग किया है। तीसरा प्रश्न, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों दिखाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है। दर्पण मतलब मिरर, मिरर के साथ दिखाई। जिस प्रकार दर्पण में सभी वस्तुएं साफ और स्पष्ट झलकती हैं, उसी तरह पहाड़ के नीचे जो तालाब बन गया था उसका पानी इतना साफ और स्वच्छ और निर्मल था कि पहाड़ का पूरा प्रतिबिंब जो है वो उस तालाब में दिखाई दे रहा था। इस कारण से ही लेखक ने या कवि ने तालाब की समानता दर्पण से दिखाई है। झरने किसके गौरव का गान कर रहे थे? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झरने पहाड़ों के गौरव का गान कर रहे थे, है ना। पहाड़ों का गौरव कौन है? तो झरने हैं। कल कल करते बहते हुए झरने ही पहाड़ों का गौरव है। और बहते हुए झरनों की तुलना मोती की लड़ियों से की गई है। ये आप वहां पर लिखेंगे, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। ये बात कविता में लिखी हुई है। तो
पंक्ति की लड़ियां जरूर आप वहां पर लिखें। पांचवा प्रश्न है प्रकृति चित्रण, पंत प्रकृति चित्रण के सर्वोत्तम कवि हैं। देखिए ये प्रश्न उस तरह से घुमा करके पूछा गया है। इस प्रश्न को अगर डायरेक्ट पूछना है तो सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। तो जो मैंने चर्चा सुकुमार कवि वाली की है से उसी का आंसर जो है वो सेम आंसर आप यहां पर लिखेंगे। पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश का रूप क्यों परिवर्तित हो जाता है? तो पावस ऋतु में पल पल मौसम बदलता रहता है, कभी वर्षा होती है, कभी धूप निकल आती है, कभी कोहरा छा जाता है। इस तरह से जो है वो हर समय मौसम बदलता रहता है। ये बात आप यहाँ पर लिखेंगे। सहस्रदृक सुमन से कवि का क्या तात्पर्य? कई बच्चे जो है ये सहस्रदृक सुमन पंक्ति को नहीं समझ पाते हैं। तो सहस्र का मतलब है हजारों, दृक सुमन यहाँ पर फूल रूपी आंखें बताया गया है। पहाड़ों पर खिलने वाले हजारों फूल जो हैं वो कवि ने उनकी पहाड़ की आंखें कहा है, क्योंकि मानवीकरण किया गया है। छायावादी कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, इसलिए मानवीकरण यहाँ पर किया गया है। प्रश्न 8वां है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देखते हैं और वे किसके प्रतीक स्वरूप दिखाए गए हैं? तो ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर किसी उच्च आकांक्षा को लेकर, हाई एक्सपेक्टेशन है ना, उच्च आकांक्षा से तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर। ये कविता की पंक्तियां हैं। तो उच्च आकांक्षा को लिए हुए देख रहे हैं और वे मनुष्य की इच्छाओं के प्रतीक हैं। इंसान भी जो है वो हाई एक्सपेक्टेशन, बड़ी बड़ी इच्छाएं रखता है, आसमान में घर बनाना चाहता है, जिसके कारण वह चिंतित रहता है, दुखी रहता है। ये बात यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से बताई गई है टूट पड़ा भू पर अंबर। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि कह रहा है कि यहाँ पर जब कोहरा छा गया, चारों ओर बादल आ गए, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आकाश टूट करके धरती पे गिर गया हो। चारों ओर जो है वो सफेदी छा गई थी। इस कारण से कवि ने ये पंक्ति लिखी है। मनुष्यता बहुत ही उत्कृष्ट कविता है। डेफिनेटली इस कविता में से जो है वो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। सो इसकी तैयारी आप जरूर करें। कवि ने उदार व्यक्ति की पहचान क्या बताई है? तो वहां एक वर्ड में लिखा है, उदार वही है जो परोपकार करे। परोपकार मतलब पर का उपकार, दूसरों का भला करने वाला जो होता है, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, वही उदार व्यक्ति कहलाता है। और उदार व्यक्ति की ये सृष्टि पूजा करती है, सरस्वती उसके गुणगान करती है। इसकी बात जो है इस कविता में आई हुई है, वो उसको भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? तो यहां पर कवि कहना चाह रहा है कि विश्व के जितने भी मनुष्य हैं वे सब हम भाई बंधु हैं, एक ईश्वर की संतान हैं। तो हम सब भाई बंधु हैं। अगर हम ऐसा मानने लगेंगे तो कभी भी लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद ये सब नहीं होगा। तो पूरे विश्व में समत्व की भावना, एकता की भावना, बंधुत्व की भावना जगाने वाली बात यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने कही है। कवि के अनुसार सुमृत्यु क्या है? पहली ही लाइन में कविता क्या आया है? विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। बहुत ही सुंदर कविता है, मुझे बहुत पसंद है और मैं जब कभी भी कहीं मौका मिलता है तो इस कविता को गुनगुनाए बिना या लोगों को सुनाए बिना रहता नहीं हूँ। सो आप भी जरूर इस कविता को अच्छे से पढ़ें। और इस कविता में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए काम आते हैं उनका मरना ही जो है वो सुमृत्यु है। जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं उनका मरना सुमृत्यु नहीं है। इतिहास में कैसे व्यक्तियों की चर्चा होती है और क्यों? तो सिमिलर प्रश्न है कि इतिहास में उन व्यक्तियों की चर्चा होती है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो परोपकार करते हैं, जो उदार होते हैं, उनकी ही चर्चा जो है वो पूरे विश्व में होती है। उदाहरण में आप दे सकते हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेल्सन मंडेला, है ना, अब्राहम लिंकन, इनके उदाहरण, मदर टेरेसा, इनके उदाहरण भी आप इसमें लिख सकते हैं। और जो मैथिली शरण गुप्त जी ने अगला जो प्रश्न है 5वां, ऐतिहासिक या पौराणिक जो उदाहरण दिए हैं उनको भी आप मेंशन कर सकते हैं, दधीची, उशीनर आदि का।
कवि ने दधीचि कर्ण आदि के माध्यम से मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, जरूर आप इसकी तैयारी करें। कवि ने दधीचि कर्ण आदि के माध्यम से यह बताया है कि जिस तरह इन लोगों ने दधीचि कर्ण उशीनीर और रंती देव ने अपने स्वार्थ को छोड़ करके दूसरों के लिए अपना सब कुछ जो है वो दान दे दिया, उसी तरह हमें भी जो है यह मनुष्य भाव जो मिला है वो दूसरों के लिए मिला है। हम दूसरों के काम आ सकें तो ही हमारे इस मनुष्य भाव की सार्थकता है। ये बात आप यहाँ पर जरूर मेंशन करें। कर चले हम फिदा बहुत ही अच्छी कविता है और इस कविता का पहला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। कर चले हम फिदा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? जो सैंपल पेपर है उसमें क्वेश्चन आया है, कर चले हम फिदा और कारतूस एकांकी में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, क्या बात सिमिलर है? तो दोनों में देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना समान रूप से प्रतिपादित की गई है, ये बात आप वहां पर लिख सकते हैं। कर चले हम फिदा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो आप लिखेंगे कर चले हम फिदा, यह जो गीत है वह 1962 में भारत और चीन के बीच लड़े गए युद्ध पर आधारित एक जो है वो बॉलीवुड की मूवी बनी थी जिसका नाम है हकीकत। यह जो गीत है वह उस हकीकत फिल्म का गीत है और इसके रचयिता जो हैं वो कैफी आजमी साहब हैं, ये आप उसमें मेंशन करेंगे। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कवि ने धरती को दुल्हन की तरह क्यों कहा है? तो आप एक चीज तो इसमें ये लिखें कि जिस प्रकार दुल्हन लाल जोड़ा पहनती है शादी के समय और दूल्हा जिस तरह से उसके लिए बलिदान देने के लिए, उसके लिए त्याग करने के लिए तैयार होता है, उसी तरह सैनिकों के खून से धरती लाल हो गई थी, जिसके कारण कवि ने धरती को दुल्हन कहा है। और दूसरा कि सैनिकों के बलिदान से धरती जो है वो दुल्हन की तरह सुंदर लग रही थी, जिसके कारण भी दुल्हन कहा गया है। इस तरह से आप इसमें इस प्रश्न के उत्तर में मेंशन करें। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों से कवि का क्या आशय है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। इसमें कवि कहना चाहता है कि देश के बलिदान के लिए, देश के लिए रक्षा के लिए हमें हमेशा जान देने के लिए तैयार होना है। सर पर कफन बांधना मतलब जान देने के लिए तैयार होना है ना, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होना। तो कभी भी हमें हिचकना नहीं चाहिए, देश की रक्षा के लिए हमेशा कफन बांधकर तैयार रहना चाहिए, मतलब बलिदान देने के लिए तैयार होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, कर चले हम फिदा और कारतूस एकांकी में क्या समानता है, स्पष्ट कीजिए। तो यही चर्चा मैं कर चुका हूं। कर चले हम फिदा और कारतूस एकांकी में देश प्रेम की भावना व्यक्त की गई है और अब ये दोनों ही जो पाठ हैं ये हमें देश के प्रति अपना बलिदान देने, देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसकी याद हमें दिलाते हैं। इस तरह से स्पर्श पाठ की ये कुछ जो है वो प्रश्नोत्तर मैंने यहाँ आपके सामने इसकी चर्चा की है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी रहेंगे। आप इस वीडियो को जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि और नए जो वीडियो हमारे आएंगे वो आप तक जल्दी पहुंच सके। और हमारा मिशन यही है कि अधिक से अधिक हिंदी जैसी भाषा में बच्चे जो है वो 100% अंक प्राप्त करें और अपने जीवन भर हिंदी भाषा जो उन्होंने पढ़ी है उसको याद करें। यही हमारा मिशन है। इस मिशन में आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, तो जरूर जो है वो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।